ऋषि सीधा बैठो बेटा, लेस बांध रही हूँ ना मैं। मम्मी लेट हो रहा, टिफिन करना। हाँ आई बाबा, फटाफट फटाफट। ये लो ऋषि, ये बैग दे बाबा। नमस्ते माँ जी। मासी मासी। अच्छा जी, मासी आ गई तो मासी मासी कर रहे हो। इतने दिन किसी को मेरी याद भी नहीं आई। मासी मैंने आपको फोन किया था लेकिन हमने उठाया ही नहीं। झूठा, इसने किया ही नहीं था मासी, ये बहुत झूठ बोलता है। आरव, गलत बात, ऐसे झूठ नहीं बोलते। प्रॉमिस करो तुम आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलोगे। प्रॉमिस। अच्छा देखो, मैं ना खाटू श्याम जी गई थी, वहां के मंदिर से तुम दोनों के लिए ये लॉकेट लेके आई हूँ। निधि जरा मदद करो ना, इसे अपने गले से कभी मत निकालना। अरे ऋषि बेटा ले। अरे कैसी हैं आप? बड़े दिनों बाद हमारी याद है आपको। हाँ, खाटू श्याम जी के मंदिर गई थी। ये लीजिए प्रसाद। खाटू श्याम जी की मंदिर, बड़े वहाँ का प्रसाद बहुत फेमस है, मेरा फेवरेट है। अच्छा बच्चों, चलो स्कूल भी लेट हो रहा है, आइए चलते हैं, चलो। बाय बाय। ये लो आ गया स्कूल। अच्छा अब मैं चलती हूँ, राजीव से भी मिलने जाना है, उसको भी प्रसाद दे आऊं। सुना है मेरी बहन ने मुझे याद किया। अरे अच्छा हुआ तो यहीं आ गया, ये ले खाटू श्याम जी का प्रसाद लाई हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे ना बैग पैक करना है। दीदी आप कहीं जा रही हैं? हाँ, ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, बस ये चाबियां देने आई थी। बीच बीच में जरा चक्कर मार लेना, नजर रखना जरा घर पे। दीदी ये भी कोई कहने वाली बात है? अच्छा माँ जी चलती हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ने आती हूँ। कौन है आप लोग? क्या चाहते हैं आप लोग? अरे कहाँ लेके गए आप लोग? कौन है आप लोग? अरे अरे भागो भागो, चल 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 चल। बेटा सुरेश, ये चोट कैसे लगी तुझे? अरे माँ बताया ना, मैं गिर गया था। मैं सचमुच गिर गया या मुझसे झूठ बोल रहा है? माँ झूठ बोलता तो तुम पकड़ नहीं लेती। हाँ चल झूठे। माँ निधि कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। तो राजू के पास गई है ना? पापा आपको पता है आज मम्मी बहुत रो रही थी। माँ बिंदी आई थी क्या? हाँ बोलो। बस दिन में ऑफिस और रात में लैपटॉप। सुरेश कभी अपनी बीवी को भी देख लिया करो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं।
मैं सुरेश जायसवाल नासिक महाराष्ट्र का निवासी हूं और अभी मैं 2 बजे एक वीडियो बना रहा हूं। मेरी जान को खतरा है। अरे कौन है ये नॉन स्टॉप हॉर्न बजा रहा है? जी कौन है? भाई साहब, क्या तबीयत खराब है भाई साहब? भाई साहब, अरे जायसवाल साहब है। अरे किसे चाकू मार दिया? जायसवाल साहब, जल्दी फोन करो। अरे एम्बुलेंस लो, जल्दी जल्दी। सुरेश, सुरेश कहाँ है सुरेश? सुरेश, नहीं सुरेश। संभालिए संभालिए अपने को। क्या हुआ? संभालिए अपने को। पापा, 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 क्या हो गया पापा? क्या हो गया पापा? हेलो पुलिस स्टेशन। हटिए हटिए वहां से। चाकू अभी तक पेट में ही है। काफी खून बहा है। एक काम करो, फोरेंसिक वाले को फोन करो। सर, इनको सबसे पहले किसने देखा? अब मैंने देखा था सर। बहुत देर से हॉर्न बजाने की आवाज आ रही थी। नजदीक जाके देखा तो अपना सुरेश भाई थे। इनकी फैमिली है? ये सर इनकी फैमिली है सर। देखिए, मैं समझता हूँ कि इनकी फैमिली बहुत सदमे में है, लेकिन अगर हमें मर्डरर तक पहुँचना है तो हमें कुछ सवाल तो पूछने होंगे। वैसे आप कौन? सर मैं सुरेश जायसवाल जी का साला हूँ, निधि का कजिन ब्रदर। सामने वाले घर में रहता हूँ। ओह ओके। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये सुरेश जायसवाल एग्जैक्टली क्या काम करते थे? सर उनकी मनी लैंडिंग की फर्म थी। अच्छा, तो इस मनी लैंडिंग के सिलसिले में किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी, ऐसा कुछ? साहब, अगर कोई प्रॉब्लम होती भी तो वो हमें क्यों बताता? बहुत लायक बेटा था। हम लोगों को अगर कोई परेशानी होवे इसके लिए उसने आज तक कभी कुछ भी नहीं बताया हम लोगों को। वैसे ये सुरेश जायसवाल के पास उनका अपना लैपटॉप तो होगा, तो उनका लैपटॉप हमें सीज करना होगा। क्या हो गया भाई को? ये कौन है? सर ये जीजाजी की छोटी बहन बिंदिया है और ये उनके हस्बैंड हेमंत। ठीक है, मतलब उनकी वाइफ से तो अभी बात नहीं कर सकते, मैं समझ सकता हूँ बहुत सदमे में है। लेकिन अगर आपको कुछ भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन याद आ जाए, कुछ भी बात, तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। जी सर। टेक केयर। मासी, सुरेश जायसवाल के ऑफिस गए थे, लेकिन वहाँ ताला लगा है। पता चला कि वहाँ सिर्फ एक पियून काम करता है, जिसने आज ऑफिस खोला ही नहीं। उसे पुलिस स्टेशन बुला लिया है पूछताछ के लिए। मुझे लगता है गायकवाड़, इस सुरेश जायसवाल का मर्डर किसी प्रोफेशनल रीजन की वजह से ही हुआ, मतलब पैसे का लेन देन वगैरह, और ये सब उसके फ़ोन से ही पता चलेगा। सर उसका फ़ोन अब तक अनलॉक नहीं हो पाया है, शायद थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक एक काम करो, उसकी मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकालो। सर सुरेश जायसवाल की पीएम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट। मर्डर 15 सितंबर को दोपहर 2 से 4 के बीच हुआ है। कॉज ऑफ डेथ एक्सेसिव ब्लड लॉस, जो कि चाकू के वार की वजह से हो सकता है। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उसके कार में सिर्फ सुरेश के फिंगरप्रिंट्स मिले, लेकिन उसके पेट पे जो चाकू था उस पर सुरेश के अलावा एक 8 से 10 साल के बच्चे के फिंगरप्रिंट्स हैं। बच्चा? कहीं सुरेश का बेटा आरव तो नहीं? आरव? इतना छोटा बच्चा मर्डर क्यों करेगा? गायकवाड़, मैंने अपने करियर में से बहुत सारे केसेस देखे जहां पर बच्चों ने मर्डर किया है।
इसलिए बहुत हैरानी की बात नहीं है। लेकिन सर फिर भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि आरव मर्डर करे, वो भी अपने बाप का? मैंने एक बात नोटिस की थी, इस आरव के आंखों में दुख नहीं गुस्सा था। हो सकता है उसने अपने बाप का मर्डर किया, हो सकता है ना भी किया हो, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से वो बच्चा उस दिन बहुत ही एबनॉर्मली बिहेव कर रहा था। आपको बच्चों से क्या बात करनी है? सर वो ऑलरेडी सदमे में है और आप है कि बच्चों से। एक मिनट, हमें सिर्फ उनसे बात करनी है और वो भी हम आप लोगों के प्रेजेंस में ही करेंगे। प्लीज बुलाइए। कैसे हो तुम दोनों? देखो, डरना बिल्कुल नहीं है। कल एग्जैक्टली क्या हुआ था, तुम दोनों ने क्या देखा? पापा हमें स्कूल में रहने नहीं आए थे। हमने सोचा कि हम खुद चलकर घर चले जाते हैं। फिर वहाँ जाके देखा तो संभालिए, क्या हुआ? संभालिए अपने देखो। आरव, तुम्हारे स्कूल में तुम्हें ये सिखाया नहीं कि झूठ बोलना बुरी बात है? तुम तो अच्छा झूठ बोल लेते हो। एक मिनट, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा बच्चा आपसे झूठ बोल रहा है? सर प्लीज, आपने कहा था कि आप सिर्फ बच्चों से बात करना चाहते हैं, लेकिन आप तो इन्हें डरा रहे हैं। ये कोई तरीका होता है इतने छोटे से बच्चे से बात करने का? तो मेरा बेटा चला गया और ऊपर से आप। एक मिनट बैको। ये फॉरेंसिक की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आपके बेटे का खून जिस चाकू से हुआ, उस चाकू के हैंडल पर 8 से 10 साल के किसी बच्चे के फिंगरप्रिंट्स मिले। जी, हमें ऋषि और आरव के फिंगरप्रिंट्स लेने होंगे, और अगर इनमें से किसी के भी फिंगरप्रिंट्स उन फिंगरप्रिंट्स से मैच होते हैं तो हमें उस बच्चे को कस्टडी में लेना होगा। आरव बेटा, तुमने अब तक तो सब कुछ सच बताया है ना? हाँ? नहीं मासी, भैया ने झूठ बोला था। तो अब ऋषि, सच क्या है तुम हमें बता दो। चलो। जब हम स्कूल से आ रहे थे तब पापा की गाड़ी बाहर ही खड़ी थी, वहाँ कोई नहीं था, तो हम उधर देखने गए कि क्या हुआ। पापा, पापा ये क्या हो गया आपको? पापा, पापा क्या आपको? क्या हो गया आपको? मैं और भैया वहीं छुपे थे। फिर जब मम्मी और दादी वहाँ पे आए तो हम भी उधर चले गए। आरव, ऋषि सही कह रहा है, यही हुआ था? यही हुआ था। फिर भी हमें इनके फिंगरप्रिंट्स तो लेने ही होंगे। उसके लिए आपको इनको लेकर पुलिस स्टेशन आना होगा। बेटा ऐसे हाथ रखो। गुड। अब वो हाथ। गुड। बेटा अब तुम हाथ रखो। अब वो हाथ। वेरी गुड। हो गया फट से। चलो अब ये बताओ कि क्या खाओगे? चॉकलेट खाओगे, वड़ा पाव खाओगे, क्या खाओगे? मैं वड़ा पाव नहीं खाता। हाँ, जब मम्मी घर पे बनाती है तब भी ये नहीं खाता। मैं तो 2 खाता हूँ। वेरी गुड। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, वो बहुत टेस्टी वड़ा पाव बनाती है। वो अच्छी नहीं है, वो बहुत गंदी है। क्यों? ऐसा क्या किया है मम्मी ने? वो गंदे काम करती है। मतलब? वो राजीव मामा के साथ गंदे काम करती है। राजीव, कोई आ जाएगा, क्या कर रहे हो? राजीव छोड़ो ना मुझे। लेकिन बेटा, तुमने तो सिर्फ आवाज सुनी थी, तुमने अपने राजीव मामा को देखा थोड़ी था। वो राजीव मामा ही थे। उनकी वजह से मम्मी और पापा के बीच में झगड़ा होता था। मतलब तुम्हारे पापा को ये सब पता था? पापा के डेथ से 2 दिन पहले राजीव मामा के वजह से ही मम्मी और पापा में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था।
झूठ बोलती है, झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। धोखा दे दी मुझे, धोखा दे दी तू। छोड़ो मेरी माँ को। मम्मी गंदी नहीं है, पापा गंदे थे। क्यों? वो मम्मी को मारते थे इसलिए? हाँ, वो रोज शराब पी के मम्मी को मारते थे। कुछ भी मत बोल, वो रोज नहीं मारते थे। वो रोज मारते थे। नहीं मारते थे, मैंने देखा है। मैंने देखा है कि मारते थे। नहीं मारते थे। अरे ऋषि आरव, ऐसे अच्छे बच्चे झगड़ा नहीं करते। बैठो 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 बैठो। अरे वाह ऋषि, तुम्हारे गले में लॉकेट तो बहुत प्यार। अरे सेम, दोनों के गले में सेम लॉकेट है। वाह, वेरी नाइस। अच्छा आरव, चलो अब मुझे एक बात बताओ, कल तुम इतना गुस्सा क्यों थे? बोलो। देखो, अगर तुम बोलोगे नहीं तो तुम्हारे फादर के मर्डरर को हम कैसे पकड़ेंगे? तुम नहीं चाहते वो पकड़ा जाए? हाँ बोलो। मुझे पता है राजीव मामा ने पापा को मारा होगा, इसलिए मैं इतना गुस्से में था। तुम्हें कैसे पता है? राजीव मामा हमारे घर के सामने वाले घर में ही रहते हैं। मम्मी उनके घर रोज जाती है। इस बात से पापा को गुस्सा आता था, इसलिए वो झगड़ा करते थे। आप आज जल्दी आ गए? ये चोट कैसे लगी आपको? बोलिए ना, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैंने सुना तू रो रही थी आज। हाँ? दिमाग खराब था तेरा ना, और अब गाने गुनगुना के आ रही है। क्यों? अच्छा, वो अपना भाई के साथ चिपक के ठीक हो गई तू? कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो मेरा भाई है, भाई। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अरे तुझे अपने भाई के साथ रंगरलिया मना के शर्म नहीं आ रही, तो मुझे सच बोलने में शर्म क्यों आएगी? हाँ? आरव अपनी माँ से नफरत करता है और ऋषि अपने बाप से, और इन दोनों बच्चों ने जो भी बताया उससे ये राजीव तो इस केस में प्राइम सस्पेक्ट बनता है गायकवाड़। सर, इन बच्चों का बचपना हो सकता है, उनकी बातों पे हम विश्वास कर सकते हैं क्या? हो सकता है बच्चे सच कह रहे हैं। अगर सच कह रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ क्लू तो हमें मिलेगा ही। अच्छा एक बात बताओ, तुमने सुरेश जायसवाल का लैपटॉप चेक किया? जी सर, लेकिन उनमें ऐसे कुछ फोटोज नहीं मिले। हो सकता है उसने फोटोज डिलीट कर दिए हो। गायकवाड़, सबसे पहले एक काम करो, निधि और राजीव दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकालो। सर, सुरेश के घर के पास से हमें 2 सीसीटीवी फुटेज मिले, जिनमें से एक 1.5 किलोमीटर के अंतर पर है और दूसरा 500 मीटर। ओके सर, ये वो 1.5 किलोमीटर दूर वाला सीसीटीवी फुटेज है। एंगल की वजह से कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा। दूसरा देखो। सर, इसमें तो क्लियर नजर आ रहा है, उसके पेट में चाकू है और फिर भी गाड़ी चलाते हुए जा रहा है। एक बात बताओ गायकवाड़, ये बच्चों का स्कूल इसके घर से कितनी दूरी पर है? सर 700 मीटर, शायद इन दोनों कैमरास के बीच। तो ये हो सकता है कि सुरेश जायसवाल ने इन दोनों बच्चों को स्कूल से पिकअप किया, इन बच्चों ने ही सुरेश को चाकू मारा और फिर बच्चे भाग गए। या फिर ये भी हो सकता है कि स्कूल के आसपास किसी ने सुरेश पर अटैक कर दिया। लेकिन सुरेश के मोबाइल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसे आखिरी कॉल गोखले चौक के एक पीसीओ से किया गया, तो उसकी मोबाइल लोकेशन के मुताबिक वो वहाँ गया भी था और वहाँ से वो घर लौटा, जहाँ वो अपनी गाड़ी में मरा हुआ मिला। तो ये हो सकता है कि इस पीसीओ के आसपास ही किसी ने उस पर अटैक कर दिया हो। एक काम करो, उस पीसीओ वाले से पता करो, देखो उसको उस बंदे का चेहरा याद है क्या जिसने सुरेश जायसवाल को कॉल किया था? हो सकता है उसे कुछ याद हो। सर, सुरेश जायसवाल का प्यून प्रकाश आया है। भेजो उसे। नहीं साहब, ऑफिस में कुछ नहीं है साहब। ऐसे कैसे कुछ नहीं है? अरे कुछ तो होगा ना, कैसे टेबल कुर्सी ऑफिस में, किसी क्लाइंट की फाइल, हिसाब किताब कुछ तो होगा। साहब मेरी बात का यकीन कीजिए साहब, वहाँ कुछ नहीं है। फाइल तो क्या, किसी के नाम का एक कागज तक नहीं है सर। अगर आपको विश्वास हो तो आप चलकर खुद देख लीजिए। मैंने कहा था ना गायकवाड़, मनी लेंडर आदमी है, पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे साहब का किसी से कोई झगड़ा था? मतलब तुमने कुछ देखा हो ऑफिस के अंदर, ऑफिस के बाहर, कहीं भी कुछ भी? साहब बाहर का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले उनकी बहन और जीजा आए थे सर। हिस्से के नाम पे मुझे मिला है क्या है? हाँ, हिस्से के बाद भी बहुत कुछ दिया है मैंने तुम्हें। क्यों नहीं दिया मैंने, बताइए। इनसे क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो, मुझसे। क्या प्रकाश, पानी दिया ना? जाओ। चुप क्यों जीजा जी, बताइए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। वो मैंने पिछले 2 साल में सुरेश से 2 करोड़ रुपए उधार लिए हैं।
हाँ तो अपने जीजू को थोड़ा सा क्या दे दिया तो इतना सुना रहे हो, और अपने साले को इतना बड़ा घर दे दिया, उसका क्या? वो घर मैंने नहीं, पापा ने दिया था उसे, और पापा के डिसीजन के अगेंस्ट में जा नहीं सकता, समझी तुम? पापा का बहाना मत बनाओ, साफ साफ बोलो कि तुम जोरू के गुलाम हो और अपने साले से वो घर वापस नहीं ले सकते। थोड़ा सोच समझ के बोलो तुम क्या बोल रही हो। एक काम कीजिए, आप लोग यहाँ से जाइए। जितना कर सकता था कर चुका हूँ मैं, अब मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। खड़ी क्यों? जाइए। सर, गुस्से में बोली गई बात का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपने सगे भाई को मार दूं, और मैं वहाँ पे अपने हक मांगने के लिए गई थी। और जब तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिला तब तुमने अपने भाई को मार दिया। सर, मैं क्यों मारूंगी उसे? 15 सितंबर को दोपहर 2 से 4 के बीच तुम कहाँ थी? घर पर। और तुम? मैं बाहर गया हुआ था सर। कहाँ? सर, मैं अपने दोस्त रमेश पाटिल से मिलने गया था सर। फोन लगा उसको। सर, उसका फोन चल नहीं रहा है। एड्रेस दो। सर, नासिक में है ही नहीं, वो राजस्थान गया सर किसी काम से। राजस्थान गया तो अपना घर उठाकर साथ ले गया क्या? घर का एड्रेस दो। रानी, एड्रेस क्या झगड़ना? तुमने सुरेश जायसवाल को धमकी दी और उसके 4 दिन बाद उसका मर्डर हुआ। तुम दोनों इस केस में प्राइम सस्पेक्ट हो। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तुम में से कोई भी नासिक छोड़कर जा नहीं सकता। हेमंत के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकालो, चेक करो ये सच बोल रहा है या नहीं। सर, और ये भी पता करो कि उसका दोस्त वो रमेश पाटिल वो वाकई राजस्थान गया है या नहीं, क्योंकि मुझे ये हेमंत बड़ा गड़बड़ आदमी लगा। सर, सूरज जायसवाल का फोन अनलॉक हो गया, देखिए इसमें क्या मिला। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार ये 4 लोग होंगे। ओरिजिन सॉल्यूशन के ओनर रोहन लौस्कर, नवीन गडकरी, इन दोनों को मैंने 10 करोड़ रुपए दिए थे और पिछले 8 महीने से इन्होंने मुझे एक भी इंटरेस्ट नहीं दिया है। और तीसरा है सीनियर इंस्पेक्टर मकरंद सिंधे, जिसने मेरे साथ 2 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। और चौथा एस्टेट एजेंट धनंजय पाटिल, जिसने मेरे साथ 5 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। ये दोनों भी मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं इन्हें इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये 4 लोग जिम्मेदार होंगे। अब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि सुरेश जायसवाल का मर्डर घर के किसी आदमी ने किया है, लेकिन अब इस वीडियो से साफ है कि बाहर वाला भी कोई हो सकता है। एक काम करो बैकवर्ड, इसने जिन लोगों के नाम लिए हैं, रोशन, नवीन और धनंजय, इन तीनों से तुम बात करो। तब तक मैं सीनियर पीआई मकरंद शिंदे से बात करता हूँ। क्या प्रूफ है आपके पास कि मैंने 2 करोड़ रुपए दिए थे? कोई भी आदमी वीडियो में कुछ भी कह देगा और आप यकीन कर लेंगे? नहीं, ऐसे कैसे यकीन करेंगे? और प्रूफ तो हमारे पास कुछ है नहीं। लेकिन कैसा है शिंदे साहब, आप भी जानते हैं हमारे डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग पास्ट में भी कुछ गलत सलत करते हुए पकड़े जाते हैं। मैं सिर्फ ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि आप उन लोगों में से नहीं हैं। Anyway, हाँ बताइए, कहाँ थे 15 तारीख को आप? 15 सितंबर को मैं सिन्नर में था और वहां पर गैर कानूनी तरीके से चलने वाले एक लिकर बार में मैंने रेड की थी, और इसका प्रूफ आपको आसानी से मिल जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन कैसा है, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती, यू आर वन ऑफ द सस्पेक्ट्स। जब सबूत मिल जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। हाँ, मैंने सुरेश के साथ पैसे इन्वेस्ट किए थे, और जब उसने पैसे लौटाए नहीं तो तुमने उसे मारने की धमकी दे दी। जब करोड़ों अटके पड़े हो ना तो धमकी देनी पड़ती है। इसलिए 15 सितंबर को तुमने सुरेश को मार के अपनी धमकी को सच कर दिया, है ना? उसे मारने से मेरा क्या फायदा है? उल्टा मेरा नुकसान है। मुझे मेरे पैसे मिलने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। मैं क्यों मारूंगा उसे? उसके मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं। तो फिर 15 सितंबर दोपहर 2 से 4 के बीच में तुम कहाँ थे? इसी ऑफिस में, यही केबिन में? जी हाँ। अगर ऑफिस में थे तो इस कैमरा की फुटेज में तो दिखाई दोगे ना? फुटेज मंगाओ, फुटेज मंगाओ। जी सर। 15 सितंबर को इस कैमरा की फुटेज लेके आओ। सर, सीसीटीवी तो पिछले 1 हफ्ते से बंद पड़ा है, फुटेज कहाँ से आपको? केस खत्म होने तक तुम शहर छोड़ के कहीं नहीं जाओ। सर, हेमंत झूठ बोल रहा है। 15 सितंबर को सुरेश का मर्डर हुआ।
तब हेमंत जिस रमेश पाटिल से मिलने की बात कर रहा था, सर मैं अपने दोस्त रमेश पाटिल से मिलने गया था सर। वो तो पिछले 3 महीने से राजस्थान में है और इन्फॉर्मेशन हमें उनके घर वालों से ही मिली है। पंद्रह तारीख को कहा था तू? बोल, हमसे झूठ क्यों बोला? सुरेश को तू नहीं मारा ना? बोल। सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है सर। आप लोगों से झूठ इसलिए बोला था, अगर मैं सच बोलूंगा ना मार डालेंगे मुझे वो लोग। तू अगर हमसे झूठ बोलेगा ना तो हम तुझे जिंदगी भर जेल में सड़ाएंगे। वो जो भी लोग हैं उनसे हम तेरे को बचाएंगे, लेकिन हमसे तेरे को कोई नहीं बचा सकता। अब सच बोल, चल। सर उस दिन सारा समय मैं टिप्सी बार में था। सुबह से लेकर रात तक बैठकर दारू पी रहा था? दारू नहीं पी रहा था सर, इलीगल गैम्बलिंग। उसी समय मुझे जुए की बुरी लत लग गई थी सर। सुरेश के 2 करोड़ रुपए वहीं पर आ रहा था सर। सर प्लीज मेरी बीवी को उसके बारे में मत बताइएगा सर, प्लीज सर। रोहन और नवीन सर 2 दिन पहले यूएस गए हुए हैं सर, कॉन्फ्रेंस के लिए। उनके फ़ोन नंबर्स, एड्रेस और सभी डिटेल्स मुझे चाहिए। क्या सुरेश ने आपको कभी ये बताया था कि उसे धमकियां मिल रही थी, उसकी जान को खतरा था? धमकियों के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं, मगर हाँ एक दिन वो घर जल्दी वापस आया था और उसे चोट भी आई थी। मैंने उससे पूछा कि ये कैसी चोट है, तो बोला कि मैं गिर गया। आपको भी उन्होंने कुछ नहीं बताया? नहीं, मुझसे भी कुछ नहीं कहा। सुरेश जायसवाल मर्डर केस में हमारे पास बहुत सारे सस्पेक्ट्स थे, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि ना हम इनमें से किसी को भी क्लीन चिट दे सकते थे और ना ही किसी के भी खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत था। जिस सस्पेक्ट के खिलाफ हमारे पास एक पक्का सबूत था वो था सुरेश का बेटा आरव, जिसकी उंगलियों के निशान उस चाकू पर मिले थे जिस चाकू से सुरेश जायसवाल का मर्डर किया गया था। लेकिन एक बेटा अपने ही पिता का खून क्यों करेगा, खास तौर पे एक ऐसे पिता का जिसे वो पसंद करता था? इसी उधेड़-बुन में हमने सुरेश जायसवाल के कॉल रिकॉर्ड्स को दोबारा खंगाला। तब हमें यह पता चला कि पिछले कुछ दिनों से सुरेश जायसवाल महेश सावंत नाम के एक प्राइवेट डिटेक्टिव से लगातार टच में था और उसकी वजह चौंका देने वाली थी। सर इन दोनों का अफेयर चल रहा है। ये फोटोग्राफ्स आपने सुरेश जायसवाल को कब भेजी? सर मैंने 13 सितंबर को ईमेल की थी। 13 सितंबर मतलब उसके मरने से 2 दिन पहले? जी, एक्चुअली 15 सितंबर को हम फिर से मिलने वाले थे। मैं उन्हें कुछ और प्रूफ हैंड ओवर करने वाला था, मगर उससे पहले ही उनका मर्डर हो गया। कुछ और प्रूफ मतलब? ये कुछ घंटे के हिसाब से मिलने वाले होटल्स के बिल हैं जहाँ वो दोनों जाते थे, और इस पेन ड्राइव में उन होटल्स की सीसीटीवी फुटेज है जहाँ वो दोनों झूठे नाम से रूम लेते थे। मिस्टर सावंत, आपने ये जो भी इन्वेस्टिगेशन की है वो हमारे बहुत काम आएगी। थैंक यू सो मच। सर ये घर मुझे जीजाजी के पापा ने रहने के लिए दिया है ताकि मैं उन लोगों के आसपास रह सकूं और उनका ख्याल रख सकूं। कितने साल से हो यहाँ पर? सर निधि की शादी को 10 साल हो गए। उसकी शादी के कुछ समय बाद ही मैं यहाँ आ गया था। अच्छा, और उसके पहले भी टच में थे? हाँ सर, निधि मेरे ताऊजी की लड़की है। सर बहन है मेरी, तो टच में तो रहूंगा ना। बस इतना ही? हाँ सर। गायकवाड़, तुम लोगों में भाई बहन एक दूसरे से ऐसे टच में रहते हैं? हाँ? नहीं सर। देख, सब सच सच बता दे, वरना क्या है, तुम्हारा गायकवाड़ है ना, उसके हाथ में बहुत खुजली होती है और वो सारी खुजली उतारने के लिए तेरे को धोना पड़ेगा तेरे ही घर में। बोल। सर वो मैं और निधि ना बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब सर आप लोगों को तो पता है ना कि हमारे समाज में भाई बहन शादी नहीं कर सकते, इसलिए तो उसका पीछा करता हुआ यहाँ तक आ गया उसकी शादी के बाद, और उसके साथ अपना रिलेशन तूने कंटिन्यू रखा। लेकिन इतने से तेरा दिल नहीं भरा। तुझे इस बात का बहुत गुस्सा था कि उसका पति तुम दोनों के बीच में आ गया है और इसीलिए तूने उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर,
सर मैंने उसको नहीं मारा। तो तेरे कॉल रिकॉर्ड्स में सुपारी किलर पांढऱ्या साटम का नंबर क्या कर रहा है? मौसम का हाल जानने के लिए फोन करता है क्या उसको? हाँ? गायकवाड़ ऐसे नहीं बोलेगा। हम चल के निधि से बात करते हैं, तब तक राणे इसको उठा के डाल दो गाड़ी में और पुलिस स्टेशन ले जाके फोड़ना शुरू कर दो। सर निधि तो घर पे नहीं है, वो तो मार्केट गई है। पर बात क्या है सर? वो जैसे ही घर आती है हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। मगर क्यों? क्या बात है? देखिए, पहले आपने मेरे दोनों पोतों को परेशान किया। जब उनके खिलाफ आपको कुछ भी सबूत नहीं मिला, तो अब आप मेरी बहू को परेशान करना चाहते हो? वैसे आपकी उम्र का लिहाज करते हुए मैं आपसे बताना नहीं चाहता था, लेकिन गायकवाड़ दिखाओ उनको। बच्चों, जल्दी से अंदर चले जाओ। वैसे कोई जरूरत नहीं है, ये बात सबसे पहले मैं उन्हीं से पता चली। हमने राजीव से बात कर ली, उसने ये सब कबूल कर लिया है। अब जब निधि घर पर आ जाए तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। बताता मैंने सुरेश को मारने के लिए गुंडे भेजे थे सर। अरे कहाँ लेके गए लोग? सर मैंने और निधि ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, कैसा क्या करें कि लोगों को हम पर शक ना हो और हम उसे अपने रास्ते से हटा दें। उस दिन चोट मुझे गिरकर नहीं लगी थी, बल्कि कुछ लोगों ने मुझ पर हमला किया था। क्या? आपने पहले क्यों नहीं बताया? सुरेश, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आपको ना उन लोगों की एक लिस्ट बनाकर वीडियो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। देखिए, भगवान ना करे अगर कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हम उनके अगेंस्ट कुछ कर तो पाएंगे ना। तो वो वीडियो बनाने का आइडिया तुमने सुरेश को दिया था ताकि ब्लेम उन 4 लोगों पर आए, और वो वीडियो बनते ही दूसरे ही दिन तुमने सुरेश का मर्डर कर दिया। नहीं सर, मैंने सुरेश को नहीं मारा सर। गायकवाड़, इसको तब तक ठोकते रहो जब तक ये सच न बोले। नहीं सर। पांड्रा का पता चल गया, उठा लो उसको। बोल बोल। राणे रुकेगा नहीं हमारा, उसका खुद का खेत है मिर्ची का, उधर का ही मिर्ची है सब। सब बता दो, सब। हाँ बोल बोल बोल। राजीव ने सुरेश की ठुकाई करवाने के लिए कहा था, तो मैंने अपने 4-5 आदमी बैठकर उसकी पिटाई करवा दी, और फिर साहब उसने बाद में उसको मर्डर करने के लिए कहा, तो सब मैंने अपने हाथ जोड़ दिए, मैंने मना कर दिया साहब। क्यों? हाथ क्यों जोड़े तूने? अचानक तेरे अंतरात्मा की आवाज जागृत हो गई? राणे, काला मिर्ची, हम भी अंतरात्मा की आवाज। बोलता मिर्ची मत खाइए, बोलता सब, क्योंकि साहब उसने मेरे पुराने पैसे नहीं दिए थे, सब खाली पॉकेट खाए को मैं किसी का मर्डर करूंगा साहब। हाँ, ये थोड़ा लॉजिकल लग रहा है। खैर, सुरेश को तूने मारा या नहीं ये तो हम पता लगा के रहेंगे, लेकिन उस पर असॉल्ट करने के जुर्म में तो तू यहीं रहेगा और राणे के हाथ से मिर्ची खाता रहेगा। ठीक है सर। बिंदिया का फोन था, निधि घर पे वापस आ गई। 2 लेडी कांस्टेबल्स को लेके जाओ और निधि को यहाँ ले आओ। पढ़िए। सर, पूछताछ से पता चला कि निधि रोज शाम को कपड़े कलेक्ट करने के लिए टेरेस जाती है, और आज भी गई। लेकिन उसके पहले बिंदिया और सुरेश की माँ ने उसे अपने और राजू के अफेयर के बारे में इतना कुछ सुना दिया कि काफी दुखी हो गई। इस बेशरम औरत से क्या बात कर रही हो माँ? मैं तो कहती हूँ इसे और इन दोनों बच्चों को घर से धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। और कौन जाने कि ये दोनों बच्चे सुरेश भाई के हैं या फिर उस कमीने राजीव के। जा, दूर हो जाएगी नजरों से। तो हो सकता है उसी दुख में उसने टेरेस से कूद के सुसाइड कर लिया। गायकवाड़,
पिछले 10 साल से बिना अपने पति की परवाह किए, बिना अपने बच्चों की परवाह किए ये अपने भाई के साथ अफेयर चला रही थी। आज अचानक से इसके मन में गिल्ट आ गया और इसने सुसाइड कर लिया। रानी, जरा पूरे घर की तलाशी लो, अगर कुछ भी सस्पिशियस मिलता है तो जब्त कर लो। मैडम, आप जरा बॉडी चेक कीजिए। एक बात बताओ गायकवाड़, जब ये वारदात हुई तब घर में कौन कौन था? सुरेश की माँ, उसकी बहन बिंदिया, दोनों बच्चे, आरव और ऋषि। ऊपर जाने का ये एक ही रास्ता है? जी सर, सिर्फ अंदर से। ये नीचे कूदी नहीं है गायकवाड़, इसे किसी ने धक्का दिया है, क्योंकि अगर ये खुद कूद जाती तो इतनी दूर जाकर नहीं गिरती, यहीं नीचे ही गिरती। लेकिन निधि को धक्का किसने दिया होगा? वैसे उसको मारने का मोटिव शांति देवी के पास भी हो सकता है, बिंदिया के पास भी हो सकता है। मासी, मासी। आरव, ये लॉकेट तुम्हारी है? मेरा लॉकेट? हाँ, ये लॉकेट तुम्हारा है और ये लॉकेट मुझे छत पर पड़ा हुआ मिला। ये लॉकेट वहां कैसे पहुंचे? अंकल, मैं अपने और ऋषि के कपड़े लेने गया था। लेकिन ये काम तो रोज तुम्हारी माँ करती थी, तो आज तुम क्यों गए? हम बैग पैक कर रहे थे, हम मम्मी को छोड़ के मासी के पास रहने जा रहे थे। आरव सच कह रहा है सर, इसने मुझे फोन करके यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब बताया था। ये दोनों निधि को छोड़कर मेरे पास आकर रहना चाहते थे। मैंने कहा कि मैं आती हूँ, बात करती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि आरव और ऋषि निधि को छोड़कर जाए। जब आरव ने फोन किया तभी आ जाती तो आज शायद निधि जिंदा होती। आरव, अब मुझे बिल्कुल सच सच बताओ कि जब तुम ऊपर गए तब क्या हुआ? मैं ऋषि और मेरे कपड़े लेने गया था, फिर आवाज आई। मैं इस बार झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चुप हो जा बेटी। हाँ, एक बात बताइए, आपके किचन में जो पीछे का दरवाजा है ये हमेशा खुला ही रहता है? नहीं, बंद ही रहता है। तो फिर आज ये दरवाजा खुला क्यों है? किसने खोला? सर पता नहीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक भी निधि की बॉडी जिस पोजीशन में पड़ी हुई पाई गई थी वो पोजीशन कूदने की वजह से ना होकर किसी ने धक्का मारकर गिराने की वजह से ही हुई थी। निधि को छत से धक्का किसने मारा था? क्या आरव ने? आरव ने अपने माता पिता दोनों का खून कर दिया था। इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था कि एक छोटा सा बच्चा इतना रूथलेस हो सकता है। और तभी हमें इस केस में दो बड़ी लीड्स मिली जो हमें इस केस को सॉल्व करने के बहुत ही नजदीक ले गई। तभी हमें इस केस में दो बड़ी लीड्स मिली जो हमें इस केस को सॉल्व करने के बहुत ही नजदीक ले गई। एक बात बताइए सुनीता जी, जिस दिन निधि का मर्डर हुआ उस दिन हम वहां पहुंचे और हमारे बाद आप वहां पहुंचे, राइट? जी। झूठ बोल रही हैं आप निधि के घर पर शुरू से ही मौजूद थी। ये है आपकी मोबाइल लोकेशन, इसमें साफ पता चल रहा है कि आप बहुत पहले से ही उस घर में मौजूद थी। यह आपकी फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट है। निधि के घर में जो पीछे वाला दरवाजा है उसके बाहर के हैंडल पर आपके फिंगरप्रिंट्स हैं और अंदर वाले हैंडल पर आरव के। आप उस दिन निधि के घर पर पीछे के दरवाजे से गई थी। एक और बात, सुरेश जायसवाल का जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन उसको गोखले चौक के एक पीसीओ से फोन आया था। रिकॉर्ड दिखाओ।
उस पीसीओ के आसपास की सीसीटीवी फुटेज हमें मिली है और उस सीसीटीवी फुटेज में ये आप हैं। इसी पीसीओ से थोड़ी सी दूर पर एक सुनसान जगह है जहां पर हमें सुरेश जायसवाल के सूखे हुए खून के धब्बे मिले थे। और ये है आपके कॉल रिकॉर्ड्स। आप उस दिन उस जगह पर मौजूद थे। सुरेश जायसवाल की मौत 15 मिनट तक खून के बहने की वजह से हुई है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, उस सुनसान जगह से लेकर सुरेश के घर तक पहुंचने में लगभग उतना ही टाइम लगता है। अब मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं सुनीता कि ये दोनों खून तुमने क्यों किए? मैंने आरव और ऋषि को आने के लिए ये सब किया, उनकी ममता में किया। ये कैसी ममता है तुम्हारी? जिन 2 बच्चों से तुम बेहद प्यार करती थी, तुमने उन्हीं 2 बच्चों को अनाथ बना दिया और उनको अनाथ बनाने के बाद तुम उन्हें अपनाना चाहती थी। हाँ, मेरी शादी के 1 साल के अंदर ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और मेरा मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि मैं फिर से मां नहीं बन सकती। मेरा लगाव आरव और ऋषि की तरफ बढ़ने लगा। मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह देखने लगी और वो लोग भी मुझे अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करते थे। और मुझे निधि और राजीव के बारे में भी पता चल गया था। निधि और सुरेश के झगड़ों के बारे में मुझे बच्चों ने बताया। मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि मैं इन दोनों को मार कर मैं बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगी। गोखले चौक के पीसीओ से मैंने फोन करके कहा कि जरूरी बात करनी है। ये कहकर मैंने सुरेश को वहां बुलाया। मुझे डर था कि अगर सुरेश बच गया तो वो सबको मेरे बारे में बता देगा, लेकिन वो मर गया। अब निधि की बारी थी। मुझे पता था कि निधि रोज शाम को छत पर कपड़े लेने जाती थी, लेकिन मैं सबकी नजरों से बचकर वहां जाना चाहती थी। मैंने आरव से झूठ बोला कि मैं उसकी मम्मी से बात करने आ रही हूँ, पीछे का दरवाजा खुला रखे। फिर मैं उस दरवाजे से चुपचाप छत पर चली गई और मैंने आरव के जाने का वेट किया और उसके जाने के बाद चुपचाप उसी दरवाजे से बाहर निकल गई। उसके बाद मैं आप लोगों के आने के बाद वहाँ पहुँची ताकि सबको यही लगे कि मैं तभी पहुँची थी और किसी को मुझ पर शक ना हो। मैंने ये सब आरव और ऋषि के लिए की, लेकिन शायद मेरी किस्मत में वो है ही नहीं। सुरेश जायसवाल और निधि जायसवाल के मर्डर के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ सुनीता। क्यों जाए? ये एक ऐसा केस था जिसमें एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़ों तक सारे सस्पेक्ट्स थे, लेकिन अंत में जो गुनहगार निकला उस पे पूरी केस के दौरान हमारी कभी नजर ही नहीं पड़ी थी। एक सीधी साधी दिखने वाली औरत ने अपनी ही बहन और जीजा का खून कर दिया था उनके बच्चों को हथियाने के लिए। उसकी ये वाहियात इच्छा उसके लिए गुनाह की सबसे पहली दस्तक थी। उसे वो समझ नहीं पाई और अपने आप के लिए उसने जेल का रास्ता चुन लिया। खैर, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूँ। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।